नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। काली गाड़ी, काला चश्मा और काला सूट, फौलाद सा शरीर, चील सी पैनी नजर। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी के एसपीजी कमांडोज की। इनका सुरक्षा घेरा एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरअसल आजादी के बाद भारत में लगातार ऐसे वाकये हुए जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी की गई। हद तो तब हो गई जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश को एक विशेष सुरक्षा एजेंसी की जरूरत महसूस हुई और एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया। एसपीजी के अलावा भी कई और प्रकार की एजेंसियां होती हैं। आपने Z+, Z और Y सिक्योरिटी का नाम जरूर सुना होगा। देश के वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करके इन एजेंसियों ने तमाम तरह के खतरों से निपटकर अपनी विशेष ख्याति अर्जित की है। ताजा मामला गांधी परिवार का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से 28 साल बाद एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई है। हालांकि इनकी सुरक्षा का जिम्मा अब सीआरपीएफ के हाथों में है, जो उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान करेगा। काफी मंथन के बाद सुरक्षा के तमाम आयामों को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा गया है। आज विशेष में हम बात करेंगे एसपीजी और इससे जुड़े ताजा मामले की, साथ ही साथ अन्य सुरक्षा घेरों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। एसपीजी एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा वापस ले ली गई है। हालांकि उन्हें Z+ सुरक्षा मिलती रहेगी। सभी सुरक्षा एजेंसियों के नियमित मूल्यांकन के बाद यह फैसला लिया गया। एसपीजी सुरक्षा देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च सुरक्षा कवच है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया। इसके स्थान पर उन्हें सीआरपीएफ की Z+ सुरक्षा दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार को दी गई एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला व्यापक सुरक्षा आकलन के बाद किया गया है। लिट्टे के आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। 28 साल बाद इस परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई है। सितंबर 1991 में एसपीजी कानून में संशोधन के बाद राजीव गांधी के परिवार को वीवीआईपी सुरक्षा सूची में शामिल किया गया था। इन तीनों से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद अब एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेगा। सभी वीआईपी की सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा की जाती है और देश में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां खतरे का आकलन कर सिफारिशें करती हैं। इन सिफारिशों के आधार पर यह देखा गया है कि सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका पर पहले के मुकाबले कम खतरा है और उनके सामने सुरक्षा का कोई गंभीर खतरा नहीं है। एसपीजी की सुरक्षा हटाए जाने के बाद सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बच्चों राहुल और प्रियंका की सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभाल लिया है। ये बार बार क्या होता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक सिक्योरिटी रिव्यू करवाई जाती है, जहां पर कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके जो थ्रेट असेसमेंट है वो की जाती है। और अभी ये पाया गया है कि जहां तक जिस लेवल की थ्रेट असेसमेंट हुई है, एसपीजी कवर की ज़रूरत सबके लिए नहीं होती है। और इसीलिए अभी उन्होंने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को Z+ सिक्योरिटी कवर पे रखा है। और Z+ सिक्योरिटी कवर भी एक बहुत ऊंचे हाई लेवल का सिक्योरिटी कवर होता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली है। गृह मंत्रालय ने उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल का सुरक्षा कवर देने का फैसला किया था। मनमोहन सिंह को Z+ सुरक्षा दी जा रही है। Z+ सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से दिया जाने वाला उच्चतम सुरक्षा कवर में से एक है।
मनमोहन सिंह यूपीए शासनकाल में 2004 से 2014 के बीच 10 साल प्रधानमंत्री रहे। फिलहाल वे राज्यसभा सांसद हैं। थ्रेट का लेवल बहुत ही ऊंचा हो और इस प्रकार की है कि विदेशी ताकतें या देश के अंदर भी कुछ ताकतें हैं जो किसी की हत्या करना चाहते हैं और उस हत्या से देश में बहुत हलचल मच जाएगी, तब तो बहुत ऊंचे लेवल की प्रोटेक्शन चले जाती है और इसीलिए वो Z+ लेवल पर चले जाएगी। Z+ लेवल से ऊपर तो सिर्फ SPG सिक्योरिटी है जो सिर्फ एक ही भारत में सिर्फ एक ही आदमी को मिली है, वो प्रधानमंत्री है। एक ही पद पर जो प्रधानमंत्री होता है उसको वो सिक्योरिटी दी जाती है। एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई समीक्षा के बाद किया जाता है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा कवर समीक्षा खतरे की आशंका पर आधारित एक नियमित और पेशेवराना कवायद है। ये पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों के पेशेवर मूल्यांकन पर आधारित प्रक्रिया है। एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय के विभिन्न खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर 3 महीने तक समीक्षा किए जाने के बाद लिया जाता है। एसपीजी कानून 1988 के मुताबिक 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मनमोहन सिंह को 1 वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा हासिल करने का अधिकार था। मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर को पेश आ रहे खतरों की समीक्षा के बाद उसे वार्षिक तौर पर बढ़ाया गया था। मनमोहन सिंह की बेटी ने 2014 में स्वेच्छा से एसपीजी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। बार बार इसका रिव्यू होता रहता है हर साल या हर 6 महीने या जब भी ज़रूरत समझते हैं और ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये रिव्यू किया जाता है। ये पॉलिटिकल रिव्यू नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज के मुताबिक जो प्रोसीडिंग जाती हैं वो सरकार को जाती है और सरकार इसके ऊपर अपना निर्णय करता है कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इसके ऊपर ये कोई जहाँ तक ये इस खास विषय पर जहाँ पर कि ये 3 लीडर्स हैं जिनकी जो नेहरू परिवार की हैं, नेहरू गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उनके परिवार के हैं, उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड करवाई गई है। मैं नहीं समझता हूँ इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल मतलब है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से समझाना चाहता हूँ, Z+ सिक्योरिटी कवर भी जहाँ तक उसका एक्शन है वो उसी प्रकार से है जैसे कि SPG कवर है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले एसपीजी पर अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा है। अब पूरे देश में उनके पास ही एसपीजी सुरक्षा कवर बच गया है। एसपीजी में फिलहाल 3000 कमांडो हैं। एसपीजी में कर्मियों की नियुक्ति विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जब भी हम देश के प्रधानमंत्री या भारत दौरे पर आए किसी अति विशिष्ट अतिथि की सुरक्षा में लगे जवानों को देखते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली और पहनावे पर बरबस हमारा ध्यान आकर्षित जरूर होता है। दरअसल ये सुरक्षा जवान देश के सबसे जाबाज, पेशेवर और आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक हैं। आइए जानते हैं कौन होते हैं एसपीजी ग्रुप के कमांडोज, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग और कब और क्यों किया गया एसपीजी का गठन। देश के सबसे पेशेवर और अत्याधुनिक सुरक्षा बलों में से एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी विशेष सुरक्षा दल संघ की एक सशस्त्र सेना है जो देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। देश के सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले एसपीजी के अधिकारी अपनी उच्च नेतृत्व गुण और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ही खतरों को पहले ही भांप लेने और उनसे निपटने में माहिर होते हैं। 1985 में अपनी स्थापना के बाद से एसपीजी अपने संरक्षित लोगों को उनके कार्यालय, निवास स्थान और स्थानीय कार्यक्रमों के साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके घर पे हत्या हुई और उनके बेटे प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, तो उसके बारे में ये सोचा गया कि ये जो सुरक्षा है, व्यक्तिगत सुरक्षा, वो स्पेशलाइज्ड जॉब है, वो केवल पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। तो
अमेरिका में एक उसको कहते हैं सिक्योरिटी जो देखती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, उसी की बेसिस पे यहाँ पर गठन हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। दरअसल साल 1981 से पहले तक भारत के प्रधानमंत्री और उनके आवास के सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व वाली स्पेशल सिक्योरिटी के हाथों में होती थी। अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कहने पर एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया, जो दिल्ली के अंदर और बाहर पीएम को सुरक्षा मुहैया करवाते थे। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया। सचिवों की समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का रिव्यू किया, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक स्पेशल ग्रुप को दी जाए और इसके तहत ही साल 1985 में SPG का गठन किया गया। साल 1985 से 1988 तक SPG ने एक सुरक्षा समूह के तौर पर कार्यकारी आदेश की शक्ति के साथ 3 साल तक काम किया। साल 1988 में भारत की संसद ने एक अधिनियम द्वारा इसे अधिनियमित किया। SPG का जो शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उन्होंने समझा कि देखिए पहले तो जो स्पेशल टास्क फोर्स होता था प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक दूसरा प्रोटेक्शन फोर्स होना चाहिए जो डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आए, यानी कि PMO के अंदर आ जाए। उसके बाद 85 से ये प्रोटेक्शन शुरू हो गया, लेकिन जो एक्चुअल लॉ बना वो 1988 में बना। और 1988 में ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स पहले उसको बोलते थे, उसका नाम फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा गया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के कमांडो प्रशिक्षण और चुनाव की बात करें तो उन्हें बेहद खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग उसी की तरह होती है जैसे अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। SPG में शामिल करने से पहले इसके कमांडो के बारे में सभी जानकारियां हासिल की जाती हैं, जैसे वे कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं वगैरह। SPG कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं, जो एक फुली ऑटोमेटिक गन है। इसके साथ ही इसके कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की अत्याधुनिक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सुरक्षा के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और साथ ही कमांडो से बात करने के लिए ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। SPG कमांडो सुरक्षा के लिए एल्बो और नी गार्ड पहनते हैं। इनके जूते इस तरह के बने होते हैं कि किसी भी जमीन पर फिसलते नहीं हैं। ये कमांडो चश्मा लगाते हैं ताकि दुश्मन को इस बात का पता नहीं चले कि वो किधर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात SPG की खासियत ये होती है कि ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगार्ड तक सभी SPG के ही होते हैं। SPG के कमांडो भारतीय सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स से चुने जाते हैं। नज़दीकी सुरक्षा, इस सुरक्षा के 3 घेरे होते हैं। बाहरी सुरक्षा यूनिफॉर्म लोग करते हैं, फिर एक होता है आइसोलेशन कॉर्डन, एक होता है इनर कॉर्डन। 3 दायरे होते हैं और उसका मूल मंत्र ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जाना पहचाना ना हो और जिसके पास कोई खतरनाक कोई चीज़ ना हो, हमारे VVIP प्रधानमंत्री के निकट ना पहुंच पाए। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में SPG अधिनियम को पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को 10 साल की अवधि तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया। इसके बाद साल 2002 में SPG अधिनियम में एक और संशोधन किया गया। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री को प्रदान की गई सुरक्षा की अवधि को कम करके 1 वर्ष कर दिया गया। हालांकि इसमें यह प्रावधान है कि इस अवधि को खतरे के स्तर के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। SPG केवल एक फोर्स है जो खुद नहीं भर्ती करती, वो सारे डेपुटेशन पे आते हैं। SPG के IB से आएंगे, BSF से आएंगे, CRP से आएंगे और छांटे जाते हैं। एक तो एकदम सतर्क लोग हों, फिट हों, अलर्ट रहें और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो आर्मी से भी आते हैं और एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट भी आते हैं और शूटिंग एक्सपर्ट्स भी आते हैं और पर्सनल सिक्योरिटी जिसको
करें वो भी आते हैं। तो ये जो आप कहते हैं ना कि आप कहते हैं रिक्रूटमेंट नहीं होता इनका, एसपीजी वालों को सब डेपुटेशन पे आते हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही एसपीजी ने बहादुरी की एक नायाब मिसाल पेश की है। अपनी प्रतिबद्धता और खतरों से निपटने में अपनी कुशलता से एसपीजी ने विशेष ख्याति अर्जित की है। भविष्य में आने वाले खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए देश का ये प्रतिष्ठित सुरक्षा बल लगातार तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। देश के नेताओं को वाई श्रेणी, जेड श्रेणी और Z+ श्रेणी में से किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, इसका निर्धारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती हैं। आइए जानते हैं कितनी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है जो देश के विशिष्ट लोगों को दी जाती है और कैसे इसकी समीक्षा होती है। देश के वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्ति समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी देश के लिए उतनी ही जरूरी हो जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति को किसी तरह का कोई खतरा न हो और कितनी सुरक्षा उसे देने की जरूरत है, इसके लिए पूरी समीक्षा सरकार द्वारा की जाती है। खतरे के आधार पर वीआईपी सुरक्षा पाने वालों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत या आम नागरिक कोई भी हो सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही विशिष्ट लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के बाद होता है। खुफिया विभागों द्वारा खतरे के आकलन के बाद ये तय किया जाता है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत में सुरक्षा व्यवस्था को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे Z+, Z, Y और X। Z+ श्रेणी की सुरक्षा देश की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद दूसरे नंबर की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इस सुरक्षा व्यवस्था में 55 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं। 55 लोगों में 10 से ज्यादा NSG कमांडो होते हैं और पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है, जबकि दूसरी परत SPG कमांडो की होती है। इसके अलावा ITBP और CRPF के जवान भी Z+ सुरक्षा श्रेणी में शामिल रहते हैं। साथ ही Z+ सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। इसके बाद आती है Z श्रेणी, जो दूसरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। Z श्रेणी 22 जवानों का एक सुरक्षा कवच है। इसमें 4 या 5 NSG कमांडो और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। तीसरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था Y श्रेणी कहलाती है, जिसमें 11 जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है। इसमें 1 या 2 कमांडो और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। चौथे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था X श्रेणी कहलाती है, जिसमें 5 या 2 जवानों का एक सुरक्षा कवच है और इसमें केवल सशस्त्र पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। Z+ में भी, Z+ में CRPF इसको कवर करती है। तो जब ये कवर करते हैं तो हर एक आदमी जो Z+ पर है, ये नहीं होता है कि उनको स्टैंडर्ड इतने आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे या 100 आदमी होंगे, उस प्रकार से नहीं है। वो भी थ्रेट असेसमेंट के ऊपर है कि इस Z+ सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए, कितने आदमी होने चाहिए, कितनी गाड़ियाँ होने चाहिए। ये सिर्फ आदमियों की बात नहीं, गाड़ियों की भी बात होती है, रिप्लेसमेंट की भी बात होती है। और जैसे ही आप Z+ से Z आ जाते हो तो इसका मतलब है खतरा लेवल और कम हो गया है। तो या तो आप BSF से जवान लोगे या CRPF से जवान लोगे Z+ या Z के लिए, ये फंडाफरी और कम हो जाती है, गाड़ियाँ कम हो जाती हैं। सुरक्षा श्रेणी के मुताबिक सुरक्षा हासिल करने के लिए मांग करने वाले को संभावित खतरा बताकर सरकार से आवेदन करना होता है। ये आवेदन उसे अपने निवास स्थान के नजदीक करना पड़ता है। फिर राज्य सरकार उस व्यक्ति के बताए खतरे का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियों को केस सौंपती है और रिपोर्ट मांगती है।
जब खतरे की पुष्टि हो जाती है तब राज्य में गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति ये तय करती है कि उस व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। इसके बाद औपचारिक मंजूरी के लिए इस व्यक्ति का ब्यौरा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया जाता है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की खुफिया रिपोर्ट ये तय करती है कि किस व्यक्ति को कितना खतरा है और उसे किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। Z, Y, X 3 कैटेगरी के होते हैं। Z हाईएस्ट होती है और Z से ऊपर Z+ कर दिया, वो दी गई है। Z+ में घर में सुरक्षा, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाए, मोबाइल सिक्योरिटी रहेगी और आपके पर्सनल सिक्योरिटी भी रहेंगे, ये रहेगी। और कौन करेगा? लेकिन SPG वाले पीछे हट के कोई और, जैसे CRP हो गई, ITBP हो गया, उनको ट्रेनिंग देके और किया जाएगा। गृह मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग एजेंसियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। Z, X और Y से भी ज्यादा सुरक्षा देने का इंतजाम किया जाता है। सबसे उच्चतम स्तर की श्रेणी Z+ है। इसका जिम्मा SPG, ITBP और CRPF जैसी एजेंसियों पर होता है। अति विशिष्ट व्यक्तियों, नेताओं, खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। देश में फिलहाल 38 लोगों को Z सिक्योरिटी दी जा रही है। NSG बड़े पैमाने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा VIP और VVIP को देती है। पिछले कई वर्षों से Z+ श्रेणी की सुविधा लेने वालों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए NSG के बोझ को कम करने के लिए ये जिम्मा CISF को भी सौंपा गया है। अगर किसी व्यक्ति को Z+ श्रेणी की सुविधा दी जाती है तो उसे पूरे देश में ये सुविधा मिलेगी। जब ये व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है तो कुछ ही जवान उसके साथ रहते हैं। बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है जहां वो व्यक्ति जा रहा होता है। इसके लिए VIP को अपने दौरे की पूर्व सूचना उस राज्य को देनी होती है। सुरक्षा इंतजामों की इस प्रक्रिया को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इन सुरक्षा एजेंसियों के अलावा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना भी की है, जिसका मकसद देश में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटना है। केंद्र सरकार ने 1984 में इसके गठन का फैसला किया। सितंबर 1986 में इससे जुड़ा विधेयक को संसद से मंजूरी मिली। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से जुड़े तमाम पहलुओं को। अपने काले यूनिफॉर्म, नाकाब या हेलमेट की वजह से NSG कमांडो ब्लैक कैट के नाम से मशहूर हैं। इन्हें आतंकवाद विरोध ऑपरेशंस, खासकर हाउस इंटरवेंशन और एंटी हाईजैकिंग अभियानों में विशेषज्ञ माना जाता है। ये भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर काम करती है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत 1986 में किया गया। NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक स्तर का अधिकारी करता है। NSG में सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। इसके कर्मियों की भर्ती केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों में से की जाती है। NSG का गठन जर्मनी की GSG 9 समूह पर आधारित है। इसका काम आतंकवाद और देश विरोधी तोड़फोड़ की रोकथाम करने के अलावा विमान अपहरण विफल करना, अपहरण मामलों में बंधकों का बचाव और विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा भी है। NSG का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके जवानों को हरियाणा के मानेसर में 14 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। NSG के ऑपरेशन और ट्रेनिंग सेना के प्रतिनियुक्ति पर आए अफसरों के जिम्मे है। फिलहाल NSG के पास करीब 15,000 कर्मी हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्य आक्रामक बल है। इसके सदस्य भारतीय सेना से आते हैं। इसमें हेडक्वार्टर के अलावा ट्रेनिंग और सहयोगी यूनिट शामिल हैं। इसके 2 भाग हैं। 51 NSG की जिम्मेदारी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है, जबकि 52 NSG विमान अपहरण के मामलों से निपटने के लिए है। इसमें सबसे छोटी
हिट टीम होती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, जबकि एक टीम में 50 से 90 सदस्य होते हैं। इसके अलावा विशेष रेंजर समूह यानी एसआरजी इसका प्रमुख हिस्सा है। एसआरजी सहयोगी इकाइयों, प्रशिक्षण विभाग और मुख्यालय में तैनात हैं। इसके सदस्य भारतीय सशस्त्र बलों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स में करीबन 900 की सदस्य संख्या वाले 3 एसआरजी हैं। एनएसजी ने 5 क्षेत्रीय केंद्र बनाए हैं, जिन्हें स्पेशल कंपोजिट ग्रुप यानी एससीजी कहा जाता है। इसके सदस्य सेना और केंद्रीय सशस्त्र बलों से हैं। हर ग्रुप का नेतृत्व भारतीय सेना का कर्नल रैंक का अधिकारी करता है। ये 5 ग्रुप गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में तैनात हैं। 1988 में एनएसजी के तहत राष्ट्रीय बॉम्ब डेटा सेंटर यानी एनबीडीसी की स्थापना हुई। इसका काम दुनिया भर में बम धमाकों का रिकॉर्ड रखने के अलावा धमाकों से हुए नुकसान और बचाव के तरीकों का अध्ययन करना भी है। कुल मिलाकर एनएसजी को काउंटर इंसर्जेंसी यानी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में विशेषज्ञता है और ये इस बल ने अपने गठन के बाद से ही बार-बार सफलतापूर्वक साबित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।